नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक प्रफुल्ल अशोक रावटाले, जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें आज देखना है फ्रेंच राज्य क्रांति। इससे पहले भी हमने फ्रेंच राज्य क्रांति के कुछ कारण देखे थे। उसमें आज हमें जो आर्थिक कारण है, बौद्धिक कारण है, उसके बारे में जानकारी लेना है। हमने देखा था कि फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण देखने से पहले हमने जो दुनिया का नक्शा है, अलग अलग खंड जो है उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में जो अलग अलग खंड में हमें देश दिखते हैं वो भी मैंने बताया था कि कहाँ पर फ्रेंच है, कहाँ जर्मनी है। यूरोप का नक्शा भी आपको ये दिखाया था दुनिया का। उसके बाद में हमने फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण में राजकीय कारण देखा था, जिसमें 16वें लुई के बारे में जानकारी ली। रानी मेरी अंतर्निहित अनियंत्रित राजसत्ता क्या होती है, किस तरह से अन्याय और अत्याचार किया गया, दोषपूर्ण प्रशासन, अकुशल वारस, ये सब कारण हमने देखे। उसके बाद में एक सामाजिक कारण जो महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, उसके बाद में उसमें आते थे फर्स्ट स्टेट जिसे धर्मगुरु बोलते थे, जिसमें सेकंड स्टेट गुमराह वर्ग, विशेषाधिकार रही जिसके पास कुछ भी अधिकार नहीं होते ऐसा वर्ग, थर्ड स्टेट जिसे कहा जाता, जिसमें सर्वसामान्य वर्ग जिसमें कृषक है, मजदूर है। उसके बाद में मध्यम वर्ग जो शिक्षित होता था, डॉक्टर होंगे, शिक्षक होंगे, प्राध्यापक होंगे, वकील होंगे, ये सब उसमें आते थे। तो आज हमें देखना है बौद्धिक कारण। दोस्तों, आपको पता है वैचारिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है, बुद्धिमत्ता, उसे चालना देना, उसे सत्य असत्य की जो है सत्य असत्य जो है वो समझना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। हमने देखा कि समाज में या राष्ट्र की व्यवस्था में, उसके साथ साधर्म व्यवस्था में कई सारे दोष निर्माण होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक काम करता है कि हमें कोई जो रोग हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके कारण, उसके रीजन क्या है, उसके बारे में पता लगाता है। उसके बाद में रोग कौन सा है उसकी जानकारी वो करता है और उसके बाद में उस पर उपचार करता है। तो उसी तरह से जिस तरह से कोई डॉक्टर हमारे शरीर के जो रोग होता है उसे ठीक करने का काम करते हैं, उसी तरह से जो समाज सुधारक है, विचारवंत है, वो वही काम करते हैं कि अगर किसी समाज व्यवस्था में, राष्ट्र की व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में जो दोष निर्माण हुए हैं जिस कारण मनुष्यों का जीवन कठिन हो रहा है, मनुष्य पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उस कारण की जानकारी लेकर उस पर वो रोग कौन सा है उसकी भी वो जानकारी लेते हैं और उसके बाद में उसका उपाय, उस पर क्या उपचार करना चाहिए, उसकी जानकारी भी वो देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ था, जो बौद्धिक कारण है, जो विचारवंत थे, जो समाज सुधारक थे उस कालखंड में के उन लोगों ने जो समाज में बुराइयां थी उसकी जानकारी ली, वो लोगों के सामने रखी और उसमें उसे दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया। तो हम देखते हैं कि जो फ्रेंच राज्य क्रांति थी, फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए ये महत्वपूर्ण कारण था, एक वैचारिक कारण। इसी आधार पर फ्रेंच में क्रांति हुई और एक जो व्यवस्था है, स्वतंत्र, समता, बंधुता की राष्ट्रीय व्यवस्था, समाज व्यवस्था, इससे वो निर्माण हो सकी। तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने योगदान दिया है, जिसमें वॉल्टेयर होगा, मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, ये तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, तीन विचारवंत महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही हॉब्स, लॉक, ये जो व्यक्ति थे इनका भी विचार महत्वपूर्ण था। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन आया, सामाजिक सुधार हुआ, उसमें महात्मा फुले होंगे, राजाराम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, आगरकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, अलग अलग व्यक्ति, शाहू महाराज, तो ये सब विचारवंत थे, जो समाज सुधारक थे। तो इन्होंने एक समाज को दिशा दी। तो इसी तरह से इससे ही पहले जो फ्रेंच था, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पर बौद्धिक कारण एक महत्वपूर्ण था उस क्रांति के लिए। तो उसमें पहले हम देखते हैं वॉल्टेयर ये बड़ा ही बुद्धिमान था और सत्य जो है, सत्य और न्याय जो है उसे मानने वाला था। ये चित्रकार था, ये व्यंग्य चित्रकार था, उसके बाद में विचारवंत था, ये वकील था, अलग अलग गुण उसमें थे, लेखक था, साहित्यिक था, टीकाकार था, आलोचक था। तो अलग अलग गुण जो थे वो वॉल्टेयर में थे। उसने जो समाज में या राज्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, उसमें जो बुराइयां थी उसकी आलोचना की, उसका टीका की।
इसने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे, कैडेट, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, इस तरह के ग्रंथ, इससे ज्यादा और ग्रंथ उसने लिखे हैं। तो वो बुद्धि की स्वाधीनता एवं विचार की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। वो कहता था कि सभी लोग कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने अपना काम करना चाहिए, और ऐसा स्वतंत्र उन लोगों को कौन देगा, तो राजकारण जो है या राज सत्ता है उसने देना चाहिए। इस तरह का विचार वो करता था, इसलिए उसने स्वाधीनता या स्वतंत्रता का बड़े जोर से वहां पर प्रचार किया। जो बातें थी राज्य व्यवस्था में, जो भ्रष्टाचार चल रहा था राज्य व्यवस्था में, जो अधिकारों का केंद्रीकरण हुआ था, राज्य व्यवस्था अन्याय कर रही थी, जिसने न्याय करना चाहिए, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करना चाहिए, वो अन्याय कर रही थी, तो उस पर उसकी आलोचना करने का काम किया। तब उस कालखंड में राजसत्ता थी, हुकुमशाही थी, अनियंत्रित राजसत्ता थी, मगर फिर भी वॉल्टेयर ने कोई भी करना पड़ा, मगर फिर भी वो लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और उसका ही एक नतीजा कि जो आगे चलकर फ्रेंच में क्रांति हुई इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वॉल्टेयर राजसत्ता हम जिसे बोलते हैं, जो बुराइयां उसमें हुई थी उसका उसने विरोध किया। वो मानता था कि जो निरंकुश राजसत्ता है वो होनी चाहिए, मगर वो कैसी, प्रबुद्ध यानी विवेकवादी होनी चाहिए। जो योग्य है वो उसने करना चाहिए, लोगों के कल्याण का काम उसने करना चाहिए, अन्यायकारी राज्य व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो कहता था कि एक 100 चूहे से एक शेर अच्छा है, यानी लोकशाही में उसका विश्वास नहीं था, क्योंकि वो उसमें भ्रष्टाचार या आपस में झगड़े होने के हो सकते हैं, तो इसलिए लोकशाही पर उसने विश्वास नहीं किया, निरंकुशवाद पर विश्वास था। मगर वो सत्ता कैसी होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, विवेकवादी होनी चाहिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए राजा ने काम करना चाहिए। तो इसका उसने समर्थन किया। मगर जो बुरी बातें थी राज्य संस्था में उसका कठोर विरोध भी उसने किया। तो उस कालखंड में हम देखते हैं कि पहले जो पुनर्जागरण का कालखंड हुआ था उसमें इरेस्मस का जो स्थान था, उसके बाद में जो धार्मिक, उसी कालखंड में धार्मिक क्रांति भी चली थी, धार्मिक आंदोलन भी चला था। ल्यूथर जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसे हम जानते हैं कि क्षमा पत्र उस कालखंड में जो क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु होते थे, क्षमा पत्र जो है वो बेचते थे। पत्र बेचने का मतलब यह था कि वो कहते थे लोगों को, अगर जो आपने पाप किया है वो पाप नष्ट करने के लिए, उसका नाश होने के लिए, और जो पाप है वो यीशु या भगवान आपका माफ करेगा, इसलिए हम मध्यस्थ हैं, आप हमारे पास क्षमा पत्र और पैसे दीजिए, और वो हम भगवान को बताएंगे, भगवान आपका जो पाप है उसे नष्ट कर देगा, उसे माफ कर देगा, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो इस बात का बड़े पैमाने पर आंदोलन, बड़े पैमाने पर विरोध किया था ल्यूथर ने, जो जर्मनी का था। और एक उसके बाद में ही प्रोटेस्टेंट पंथ जो था उसमें उसका उदय हुआ। तो उन लोगों का जो महत्व है वही महत्व वॉल्टेयर का भी है प्रबोधन युग में, इसलिए उसको प्रबोधन युग का नेता कहा जाता है। जनता ने वॉल्टेयर को राजा की पदवी भी दी, तो वॉल्टेयर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्रांति में रहा है। तो उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मॉन्टेस्क्यू, जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉ, पर्शियन लेटर्स आदि ग्रंथ लिखे। द स्पिरिट ऑफ लॉ ये जो ग्रंथ था ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दुनिया को बदल देने वाला ग्रंथ था। इस ग्रंथ की जो 18 महीने में 22 बार संस्करण हुआ था, यानी 18 महीने में 22 बार उसकी प्रत जो है वो निकाली गई थी फिर से। तो इतना लोकप्रिय उस कालखंड में ये ग्रंथ हुआ था। तो मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू उसने भी उस कालखंड की जो राज्य व्यवस्था थी, विशेषता राज्य व्यवस्था का विरोध किया, उसमें जो गलत बातें थी उसकी उसने विरोध किया। तो समाज व्यवस्था में जो दोष थे उसका भी उसने विरोध किया। तो उसने द स्पिरिट ऑफ लॉ इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश किया है, वो है सत्ता विभाजन का सिद्धांत। और उसके साथ साथ ही उसने उसी ग्रंथ में जो दैवी सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का, जो आपको सबको पता है कि राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था, राजा जनता के प्रति जवाबदार नहीं था, उत्तरदायी नहीं था, वो किसके प्रति जवाबदार था, वो ईश्वर के प्रति जवाबदार था, ऐसा माना जाता था। तो इसका उसने विरोध किया। उसके साथ साथ सत्ता विभाजन का सिद्धांत जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र में सभी अधिकार जो होते हैं वो अधिकार राजा के पास होते थे,
वो न्यायपालिका के होंगे, यानी न्यायदान करने के होंगे, कार्यकारी अधिकार होंगे, या कानून बनाने के अधिकार होंगे, या कायदे विषयक अधिकार हम जिसे बोलते हैं, या विधान निर्माण करने के अधिकार, यानी कानून निर्माण करने के अधिकार। तो ये तीन जो अधिकार थे, यानी कायदा बनाना, कार्य करना, उसके बाद में न्याय देना, ये सभी अधिकार उसमें निहित थे। और एक व्यक्ति के पास ये सभी अधिकार अगर होंगे तो निरंकुश होता है, उसके साथ उस पर किसी का अंकुश नहीं रहता। उसकी जो सत्ता है वो सत्ता अन्यायकारी होती है। वही हुआ है हर जगह, जहाँ जहाँ पर निरंकुश राज्य सत्ता थी वो सभी अधिकार उनके पास में थे, इस कारण वो निरंकुश राज्य सत्ता अन्यायी अत्याचारी बनी। तो जो मॉन्टेस्क्यू था, मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता विभाजन का सिद्धांत, ये जो तीन बातें हैं, न्याय, कानून बनाना और कार्य करना, यानी कार्यकारी अधिकार, न्याय विषयक अधिकार और कानून विषयक अधिकार, ये सब डिवाइड होना चाहिए, यानी एक के पास नहीं रहना चाहिए। तो राजा के पास कार्यकारी अधिकार है तो न्याय विषयक अधिकार और किसी के पास में होना चाहिए, कानून विषयक अधिकार भी और किसी के पास में होना चाहिए। जैसे हम आज भारत में देखते हैं, फ्रांस में भी क्रांति के जो क्रांति हुई थी उसके बाद में जो घटना हुई उसमें इस सत्ता विभाजन बाधित की गई थी। भारत में भी आज हम देखते हैं कि कार्यपालिका जो है वो अलग है, कायदे मंडल है जो अलग है, और न्यायपालिका अलग है। अगर न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो वहां पर कायदे मंडल होगा, उस पर अंकुश रख सकता है। कार्यपालिका अगर कुछ गलत करती है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस तरह का एक दूसरे पर इनका क्या है, अंकुश है। तो राज्य सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए। वो जो सत्ता है, जो सत्ता के जो पार्ट होते हैं, अधिकार है, न्याय विषय, उसके बाद में कार्यकारी और कानून विषय, ये अलग अलग होना चाहिए। ये इस सिद्धांत का क्या है, मतलब है। तो ये सबसे बड़ी बात थी उस कालखंड में, ये बात रखना, क्योंकि सभी अधिकार राजा के पास में होते थे। मगर फिर भी मॉन्टेस्क्यू भी संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास रखता था। किसमें, संवैधानिक, एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान के अनुसार राजतंत्र या राजा ने अपना कारोबार चलाना चाहिए, और उसके साथ साथ सभी अधिकार राजा के पास नहीं होना चाहिए। तो एक मॉन्टेस्क्यू का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉ इस ग्रंथ में राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद में जॉन जैक रूसो, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, रूसो को फ्रेंच राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था अगर रूसो नहीं होता तो फ्रेंच राज्य क्रांति नहीं होती। इतना महत्वपूर्ण काम इस कालखंड में, या इतने महत्वपूर्ण विचार रूसो ने दिए थे। रूसो को दुनिया में जो आज लोकशाही है उसका पिता भी माना जाता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से जनता जो है, जनता को सार्वभौम माना, और पूरी सत्ता जनता में निहित होती है, ऐसा उसने कहा था। संप्रभुता जनता में निहित होती है, ऐसा उसने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी उस कालखंड में। तो जॉन जैक रूसो जो है, रूसो ने सामाजिक अनुबंध, जिसे सामाजिक करार भी कहते हैं, सामाजिक समझौता भी कहा जाता है, जो राज्य सत्ता की उत्पत्ति पर आधारित एक ग्रंथ था। उसके बाद में एमिल नाम का भी ग्रंथ उसने लिखा था जो शिक्षा पर आधारित है। कई सारे ग्रंथ उसने भी लिखे। तो यहाँ पर हमें देखना है तो सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का ग्रंथ उसने लिखा था। तो राज्य सत्ता की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में उसमें जानकारी दी थी। तीन व्यक्ति हम देखते हैं, जैसे कि जो राज्य सत्ता का समझौता जो सिद्धांत है, अनुबंध, राज्य सत्ता का अनुबंध जो सिद्धांत है, उसमें तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो। मगर फिर भी ये तीन व्यक्ति एक ही मानते थे कि राज्य सत्ता जो है वो लोगों के बीच में करार हुआ, और उसके बाद में उन्होंने एक राजा की निर्मित की। राजा को कुछ अधिकार भी दिए सत्ता चलाने के, और कुछ कर्तव्य भी दिए थे। ये सब उन लोगों में सेम था कि पहले एक समाज जो था वो शांततावादी था, मगर बाद में समाज में क्या हुआ, लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे स्वार्थ पनपता गया और उनके बीच में झगड़े होने लगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की व्यवस्था वहां पर निर्माण हुई। तो इसलिए इससे मुक्त होने के लिए और एक शांततामय जीवन जीने के लिए उन्हें एक राजा की आवश्यकता या एक प्रमुख की आवश्यकता निर्माण हुई। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने समाज के सब लोगों ने करार किया और अपने से एक राजा की निर्मित की, और उस राजा को कुछ अधिकार भी दिए। उस लोगों को शासित करने के, जो गलत काम करता है उसे शासित करने के लिए अधिकार दिए। उसके साथ में उसके कुछ कर्तव्य भी थे। तो इस तरह के राष्ट्रपद निर्माण हुआ। ऐसा है
सामाजिक समझौता सिद्धांत जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है वो बताता है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो इनमें क्या फर्क है इसके बारे में हमें देखना है। तो हॉब्स कहता था कि लोगों की इच्छा यानी जनरल विल, जो लोगों की सर्वसामान्य लोगों की इच्छा है, उस इच्छा के आधार पर राज्य की यानी राज्य व्यवस्था की निर्मित हुई है, राजा की निर्मित हुई है। तो इसलिए जो सभी अधिकार है, सभी अधिकार राजा को होना चाहिए, तभी वो अच्छा शासन कर सकेगा। यानी हॉब्स के इस सिद्धांत में क्या है कि हॉब्स के इस सिद्धांत में एक बार राजा की निर्मित हो गई तो उसके खिलाफ जनता आंदोलन नहीं कर सकती। राजा जो करेगा वो सही करेगा, क्योंकि जनता ने विवेक के आधार पर ही उसकी निर्मित की है, ऐसा उसने कहा था। उसके बाद में जो लॉक है, लॉक ने कहा था कि नहीं, जनता की निर्मित तो राजा ने की है, मगर अगर राजा जो करार हुआ है, करार का अगर उल्लंघन करता है तो उसे विरोध करने का, उसके विरुद्ध क्रांति करने का और उसे नीचे खींचने का अधिकार जनता को है। मगर यहाँ पर लॉक ने जो संप्रभुता होती है या सर्वोच्च सत्ता होती है वो राजा में निहित समझी, उस सत्ता में निहित समझी, वो जनता में निहित नहीं समझी। और रूसो जो है, रूसो ने ये कहा कि जो राजा है, राजा जनता द्वारा निर्माण किया गया है, उसके कुछ अधिकार है, उसके कुछ कर्तव्य है, और अगर राजा कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे नीचे खींचने का अधिकार भी राजा को ही है। और एक सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि जो अंतिम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, वो सत्ता है वो जनता में निहित होती है। सर्वोच्च जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होती है, सत्ता में नहीं है, राजा सत्ता में नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात थी या सबसे बड़ा फर्क था इन तीनों के विचारों में। तो इसीलिए रूसो जो है, रूसो ने जनता को सार्वभौम माना, जनता जो कहेगी वही होगा। तो उसके बाद में लोकशाही का विकास जो है वो जो गणराज्य का विकास है, लोकशाही का विकास है, वो रूसो के विचार से हुआ। तो उसने, हमने देखा कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पेश किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले अच्छी तरह से लोग रहते थे, बाद में स्वार्थ पनपा, उसके बाद में लोगों ने करार किया और राजा की उत्पत्ति की। उसके बाद में राजा अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे खींचने का अधिकार किसे है? जनता को है, क्योंकि जनता क्या है? सार्वभौम है। जनता में सत्ता जो है वो सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। तो ये बात बताने का काम किसने किया? ये बात बताने का काम किया रूसो ने। उसके बाद में उसने व्यक्ति स्वतंत्रता का भी पुरस्कार किया। उसने कहा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब तब पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, मगर बाद में वो अनेक बंधनों में जकड़ा जाता है। ये बात उस कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण थी कि व्यक्ति जन्मता क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और बाद में समाज के बंधन हो गए, राज्य व्यवस्था के बंधन हो गए, वो उस पर लादे जाते हैं और वो अनेक बंधनों में जकड़ा जाता है। तो ये स्वतंत्रता जो की बात थी उस कालखंड में हमने देखा कि जनता स्वतंत्र नहीं थी, उसे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। सब अधिकार राजा लेता था या पादरी लोग लेते थे, सामान्य लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं था। तो इसने कहा कि सभी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते और सभी व्यक्ति को अभिव्यक्त होने का, यानी अपनी स्वतंत्रता का पूरा जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने का एक हक है, अधिकार है। ये बात बताने का काम उस कालखंड में, जब गुलामी का कालखंड था, राजा की गुलामी सब लोग करते थे, धर्म सत्ता की सब लोग गुलामी करते थे, तो तब उस कालखंड में स्वतंत्रता की बात रूसो ने कही। उसके बाद में समानता का भी उसने पुरस्कार किया। वो कहता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए जो खुद को बेच सके। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो वाक्य है ये समानता पर आधारित है। क्या होनी चाहिए? फिर समानता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच की व्यवस्था में या फ्रेंच की समाज व्यवस्था में कोई भी समानता नहीं थी। किसी को विशेष अधिकार थे, किसी को कोई भी अधिकार नहीं था। किसी के पास में बड़े पैमाने पर जमीन थी, कोई भूमिहीन था, किसी के पास भी कुछ भी जमीन नहीं होती थी, किसी पर कर लगाए जाते थे तो किसी पर कुछ भी कर नहीं होता था। तो ये जो असमानता है समाज की, उसे नष्ट करने का काम इस विचार ने किया रूसो के। जो समानता का विचार है, ऐसा कहा जाता है स्वतंत्र, समता और बंधुता, जो तीन बातें जो दुनिया को फ्रेंच राज्य क्रांति की देन है, वो रूसो के विचारों से आए हैं। उसके बाद में बंधुत्व, यानी समाज में सभी लोग किस तरह से रहना चाहिए? जो राष्ट्र के सभी लोग होंगे वो एक तरह से सौहार्द से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार उनका होना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार उसका होना चाहिए। कोई फिर ऐसा अगर होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। उसने सबसे बड़ी बात जनता की प्रभुसत्ता, हमने देखा कि लॉक ने भी जनता की प्रभुसत्ता ये शब्द नहीं कहा था,
आपने तो राज्य निरंकुश राज्य सत्ता का समर्थन किया था, मगर जनता ने राज्य सत्ता को निर्माण किया, ऐसा उसने कहा था। तो उसने जनता की प्रभु सत्ता, यानी जनता क्या है, सार्वभौम है, जनता को जैसा लगेगा उस तरह का शासन जनता निर्माण कर सकेगी, उस तरह का शासक जनता निर्माण कर सकेगी। और इससे क्या होगा कि जो शासक है वो शासक किसके प्रति उत्तरदायी है, वो पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता जो कहेगी वही शासक होगा, उसी तरह का शासन होगा, यानी इसी तरह से लोकशाही फिर आगे बढ़ सकी। तो ये जनता की जो प्रभु सत्ता है, जनता की सार्वभौमता है, वो बात रखने का काम रूसो ने किया। इसी आधार पर गणराज्य की वहां पर निर्मित आगे हुई थी। उसके बाद में प्रकृति की और लौटो, बैक टू नेचर। हम देखते हैं कि रूसो का ये भी एक सबसे बड़ा विचार था कि जब व्यक्ति निसर्ग अवस्था में रहता था तो वो प्रसन्न था, चेतनाशील था, सुखी था, आनंददायी था। मगर उसके बाद में सभ्यता के नाम पर जो कुछ भी प्रथाएं निर्माण हुई, संस्थाएं निर्माण हुई, व्यवस्थाएं निर्माण हुई, उससे व्यक्ति का जीवन जो है वो अप्रसन्न हो गया। कई सारे अच्छी बातें वो जो खत्म हुई हैं, ऐसा उसने कहा था। तो उसने कहा फिर निसर्ग की ओर, यानी नेचर जो है, जो प्रकृति है, उसकी ओर हम लौट चले। उस तरह का जो जीवन है, उस तरह का जीवन हमने निर्माण करना चाहिए। आज हमें पता है कि जो हमने निर्माण किए सभ्यता पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो सकती, मगर जो नेचर है, निसर्गता है, उसे एक अच्छा निर्माण करने का काम, निसर्ग का जो प्रकृति की बातें है वो अच्छी रहे, इसलिए प्रयास करने का काम आज हम कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी उस कालखंड में उसने रखी थी, बैक टू नेचर, निसर्ग की। और चलो आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। उसके बाद में शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है रूसो का। वो कहता था कि बनी बनाई शिक्षा या बना बनाए पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों को मत दो। तो उनकी जो तर्क शक्ति है, विचार क्षमता है, उसे प्रोत्साहित करो। उसके आधार पर वो खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, अपना विचार करेंगे। ने वो जो स्वयं है उनको प्रकट होने का अधिकार होना चाहिए, उनको प्रकट होने का अधिकार दो। तो उसने जो है कि बंदिस्त जो शिक्षा थी, उस शिक्षा का उसने विरोध किया। तर्क शक्ति पर आधारित, विचार स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा का उसने पुरस्कार किया था। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण योगदान जो है जो फ्रेंच की क्रांति है, फ्रेंच राज्य क्रांति है, उसमें रूसो का रहा है। इसलिए उसको फ्रेंच राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। उसके बाद में डिंडेरा है। डिंडेरा ने कला और विज्ञान का विश्वकोशीय ग्रंथ निर्माण किया था, जिसे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट एंड साइंस भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में इससे पहले जो विचारवंत निर्माण हुए थे, जैसे रूसो होगा, हॉब्स होगा, अलग अलग विचारवंत है, वाल्टेर होगा, मॉन्टेस्क्यू होगा, इस विचारवंतों के जो लेख थे, उनके जो विचार थे उसे संग्रहित करने का काम और जनता में प्रसारित करने का काम किया, जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान था डिंडेरा का भी फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए। तुर्गो एक अर्थतज्ञ था। उसने एक कंसेप्ट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन नाम का ग्रंथ भी लिखा था। इस कालखंड में तुर्गो राज्य व्यवस्था का वित्तीय प्रबंधक भी रहा था और उसने उसमें सुधार करने के प्रयास किए। राजा को कुछ सूचना भी उसने दी थी, तो अर्थव्यवस्था में सुधार करने के उसने प्रयास किए। एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में उसने बताने का काम किया। तुर्गो ने भी समाज को, लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। आर्थिक कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर फ्रेंच के लोगों को पेट भर खाना मिलता तो वो क्रांति नहीं करते। ये पूरी तरह से सच नहीं है। उनमें जो स्वतंत्रता का विचार निर्माण हुआ था ये भी उसके लिए उत्तरदायी था ही, मगर जब वो क्रांति घटित हुई थी तब आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लोगों को खाना तक भी नहीं मिलता था। तो अलग अलग कारण इसमें है, वो हम देखेंगे। पहला कारण है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जब हमने सामाजिक कारण देखा उसमें भी कर रचना कैसी थी। हमने देखा है कि जो पादरी वर्ग था या धर्मगुरु वर्ग था उन पर कर जो थे कम से कम उन पर कर लगाए जाते थे। उन्हें सर्वसामान्य लोगों से कर लेने का अधिकार भी था। और एक बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन जो थी वो जमीन थी पादरी वर्ग के पास में और उमरा वर्ग के पास में, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, और सर्वसामान्य लोगों के
पास जिनकी संख्या 99% थी, उनके पास में सिर्फ 20% जमीन थी और 80% जमीन उन लोगों के पास में थी। मगर फिर भी सबसे ज्यादा कर जो लगाया जाता था वो सर्वसामान्य लोगों पर ही लगाया जाता था। तो कर रचना जो थी दोषपूर्ण थी। उसके बाद में ठेकेदारी पद्धति भी थी कर रचना, कर व्यवस्था में। ठेकेदारी पद्धति क्या होती है कि अगर कोई सबसे ज्यादा जो बोली बोलता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को, उस सामंतों को कर संग्रहित करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि राजा का जो एक निश्चित कर होता है कि राजा ने बोल दिया कि मुझे इस साल का कर 4 लाख होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ठेकेदार व्यक्ति 4 लाख तो वसूल करेगा ही, मगर उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा कर वो ले सकता है। उस पर किसी का भी अंकुश नहीं था, राजा का भी कुछ अंकुश नहीं था। तो वो जो ठेकेदार होता था वो जनता पर जो कर है उससे कहीं ज्यादा कर वो जनता से लेता था। इस कारण जनता को ज्यादा से ज्यादा कर देना पड़ता था, बहुत आर्थिक नुकसान जनता का होता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो ठेकेदार पद्धति जो उसने जो अन्याय अत्याचार किए, ज्यादा लोगों से पैसा लिया, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद में है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या आता है, टाइट नाम का एक कर था जो धार्मिक कर था, जो चर्च के लिए देना पड़ता था और कंपलसरी था, उसमें कोई छूट नहीं थी। अगर किसी को कम भी फसल हुई तो भी उसे माफ नहीं किया जाता था। तो ये भी एक कर था जो अन्यायकारी कर था। एक टाइल नाम का कर था जो भूमि कर था, जो भूमि करते थे जिनके पास में भूमि थी, उन लोगों को एक कर देना पड़ता था। इसके भी ये भी बड़े पैमाने पर लगाया जाता था, इसका दर भी ज्यादा था और ये वसूल करते समय कोई भी आत्मीयता या दया भाव नहीं होता था। किसी को उत्पादन कितना हुआ है, फसल कितनी, ये नहीं देखा जाता था, बड़े जबरदस्ती से कर वसूल किया जाता था। पॉल टैक्स भी था, व्यक्तिगत जिसे कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर लगाए गए थे पॉल टैक्स, यानी हर व्यक्ति पर वहां पर कर था। वो व्यक्ति कोई भी हो, उसके पास खेती हो या नहीं हो या मजदूर हो, हर व्यक्ति पर ये कर लगाया जाता था, उससे कर वसूल किया जाता था। उसके बाद में विंगंटिम नाम का एक कर था, आयकर, जिसे उत्पादन कर हम कहते हैं। उत्पादन कर भी देना पड़ता था। अगर कोई उत्पादन किसी का होता है, कोई उत्पादन करता है तो उसका भी कर उसे देना पड़ता था, जिसे हम आयकर भी बोलते हैं। उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर, जिसे गाबेल नाम से भी जाना जाता है, जो नमक कर था। उस कालखंड में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसे ये नमक कर भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे कानून बनाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर नमक लेगा तो सरकारी अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी कार्यों से ही लेगा। उसके बाद में निश्चित उसकी एक दर भी निश्चित कर दिया था कि इतनी कीमत होगी, जो कीमत नमक से कहीं ज्यादा थी, जो नमक की वास्तविक कीमत होती उससे कहीं ज्यादा नमक की कीमत लोगों को देना पड़ता था। और साल में इतना नमक उन्होंने खरीदना ही चाहिए, वो भी निश्चित कर दिया गया था। अगर वो नमक कोई नहीं खरीदता है तो उन्हें कोड़े से मारा जाता था, उन पर अन्याय अत्याचार किया जाता था। इतना ही नहीं तो जेल में भी डाला जाता था। और ये भी पाबंदी लगाई दी गई थी कि जो लवण होते हैं पर नमक बनता है, वहां से कोई नमक नहीं लाएगा। उसके साथ साथ जो समुद्र का खारा पानी है उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने जो उनके पास में जो जानवर थे उन्हें भी वो जो लवण होते हैं वहां पर कोई लेके नहीं जाएगा, समुद्र का पानी नहीं पिलाएगा। नहीं, जो नमक है, वो जो नमक है, सब नमक वो जो शासन है, शासन ने जो निश्चित किया है उसी तरह से लोग लेंगे। इसीलिए इस कालखंड में कहा जाता है कि एक नमक एक ऐसा फंदा था लोगों के गले में डाला हुआ जो उन लोगों का शोषण करता था। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात थी कि नमक भी लोगों को नहीं मिलता था, उसके भी दर ज्यादा थे, कई सारी पाबंदियां उस पर लगाई दी गई थी। ये अतिशय महत्वपूर्ण बात थी उस कालखंड में, नमक कर जो लोगों पर लगाया गया था। हमने भारत में भी देखा है कि नमक पर कर होता था, महात्मा गांधी ने उसके लिए आंदोलन किया था, जो दैनंदिन खाने के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद में चुंगी, प्रत्यक्ष कर थे, अप्रत्यक्ष कर। चुंगी है, उत्पादन शुल्क है, निर्यात कर है, कई सारे कर यहाँ पर लगाए गए थे। तो कर के माध्यम से ढेर सारा पैसा लोगों को देना पड़ता था। कभी कभी कर देने के बाद में सर्वसामान्य लोगों के पास में कुछ भी नहीं रहता था। तो ये एक विषम व्यवस्था थी, कर व्यवस्था। उसके बाद में भूमि का विषम वितरण, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है कि जो भूमि थी, जनता जो सर्वसामान्य जनता सबसे ज्यादा थी, मगर उसे भूमि कम दी गई थी। जैसे हमने देखा कि 20% जमीन जो थी 99% लोगों के पास में थी और 80% जमीन एक
टक्के जो थे, 1% लोग जो थे उनके पास में थी। तो भूमि का विषम वितरण भी यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में भूखमरी है। तो इस कालखंड में कई बार दुष्काल भी हुए फ्रेंच में, कभी बर्फबारी ज्यादा हुई। उसके बाद में शासन की जो नीति थी उस नीति के कारण लोगों का जो फसल है वो खराब हुई, या लोगों की फसल के पैसे नहीं मिल सके उन्हें अच्छी तरह से। सर्वसामान्य जनता को काम नहीं रहा था, लोग बेकार हो गए थे, क्योंकि लोक संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी थी। उसके साथ साथ जो वस्तुओं की कीमतें थी वो कीमतें कहीं ज्यादा, यानी 65 गुना ज्यादा, यानी 1785 से लेकर 1789 तक कीमतों की जो वस्तु की जो कीमतें थी वो कीमतें 65% ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले कीमतों की तुलना में। तो ये जो वस्तु की कीमतें बढ़ चुकी थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, इस कारण लोग वस्तु की खरीदी नहीं कर पा रहे थे, उस पर राजा का कुछ भी नियंत्रण नहीं था। कई सारे लोग भूखमरी से मरे, रोटी करते लोग यहाँ पर मरे थे, रोटी के लिए झगड़े हो रहे थे, रोटी के लिए, खाने के लिए लोग तरस रहे थे। यानी जो उनकी सामान्य आवश्यकताएं थी, कपड़ा होगी, रोटी होगी, मकान होगा, ये आवश्यकता भी उनकी पूरी नहीं हो रही थी। भूखमरी ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए। प्रचंड भ्रष्टाचार, प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद वहां पर चल रहा था, ठेकेदारी वहां पर थी, जो ज्यादा पैसे देगा उसे पद बेचे जाते थे। कोई भी काम अगर होता है, करना होता है, तो उसके लिए भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा था। तो एक भ्रष्टाचार ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसे आप समझ लेंगे। उसके बाद में राज परिवार का फिजूल खर्च। राज परिवार जो था वो अन्यायकारी था ही, मगर उसके साथ साथ एक तरफ से लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ से ज्यादा जो खर्चा है जो लोगों से कर से ही होता था, लोगों से जो प्राप्त टैक्स होता था उससे ही होता था, वो अपने आप पर कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा खर्चा वो भी फिजूल था, यानी कई महल बनाना, उस पर खर्चा करना, उसके साथ में हर रोज महल में खाना होता था हजारों लोगों के लिए, राजा रानी उन पर ज्यादा खर्चा किया जाता था। उसके बाद में जो राज परिवार के लोग थे वो चैन और विलासिता में डूबे हुए थे, यानी हजारों खर्चा, यानी कोटियों में वो खर्चा था। तो ये जो फिजूल खर्चा था, इस कालखंड में वो फिजूल खर्चे के कारण भी लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, लोगों से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता था, जो अन्यायकारी था, लोगों पर अत्याचार उसके माध्यम से किया जाते थे। तो जो फिजूल खर्चा था ये बाद में लोगों को पता चला कि राज परिवार किस तरह से अपने आप पर खर्चा करता है और जनता का शोषण करता है। तो इससे भी जनता में असंतोष निर्माण हुआ और क्रांति घटित हुई। उसके बाद में आर्थिक सुधार का विरोध और उनमें वृद्धि, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए। तो इस कालखंड में कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया कि जो फ्रेंच की अर्थव्यवस्था है उसमें उसे ठिकाने पर लाने का, उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। मगर यहाँ पर जो उन्होंने सुधारणाएं यहाँ पर राजा को बताई थी वो स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि उसमें उमरा वर्ग है, पादरी वर्ग है और जो राज परिवार के लोग हैं उनके जो विशेष अधिकार थे उनका हनन होने वाला था, इसलिए उन्होंने वो नहीं माना। जिसमें हम देखते हैं कि तुर्गो नाम का एक, हमने जिसका फोटो भी पहले देखा था, जो अर्थ तज्ञ था, वो वित्तीय प्रबंधक उसे बनाया गया था। 1774 से लेकर 1776 तक वो वित्तीय प्रबंधक था फ्रेंच का। तो उसका एक सूत्र था, ना दिवालियापन, ना करों में वृद्धि, ना ऋण। जो फिजूल खर्चा हो रहा था जिस कारण अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी फ्रेंच की, वो खर्चा कम करना, यानी उससे क्या होगा, दिवालियापन ने जो त्रुटि निर्माण हुई अर्थव्यवस्था में वो कम होगी। और ना करों में वृद्धि, ने किसी पर भी आगे कर नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं बढ़ाया जाएगा, ना ऋण, क्योंकि ऋण भी बढ़ ही लोगों से ऋण लेकर वहां खर्चा चलाया जाता, तो पर ऋण नहीं लेना है। उसके बाद में कोई ज्यादा रहा है ना करो में। और पादरी लोग है, उमरा वर्ग है, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया कि उन्होंने खर्चे में कटौती करना वो नहीं चाहते थे। उसके बाद में वृद्धि जो है करों में वो भी वो करना चाहते थे, लोगों का ज्यादा से ज्यादा शोषण, लोगों से ज्यादा पैसा प्राप्त करना। और अगर ये भी कम होता है तो ऋण लेना और उससे भी अपना खर्चा करना, ये भी बात उन्हें मान्य थी। मगर जो तुर्गो ने बताया था कि इस तरह का अगर हम करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था है जो सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, मगर इसका नहीं माना गया, इसका बड़े पैमाने पर उन लोगों ने विरोध किया। इसलिए तुर्गो को भी 1776 में पद से निकाल दिया गया। यह सबसे बड़ी भूल थी उस कालखंड के शासकों की, उस कालखंड के लोगों की। अगर तुर्गो की बातें मान ली जाती तो उस कालखंड में जो क्रांति है हो सकता है आगे जा सकती थी या उसमें सुधार हो सकता था, मगर ये इतिहास को मान्य नहीं था।
उसके बाद में नेकर, उसके बाद में तुर्गो के बाद में एक दूसरा अर्थतज्ञ या वित्तीय प्रबंधक वहां पर रखा गया जिसका नाम था नेकर। 1776 से लेकर 1781 तक वो वहां का वित्तीय प्रबंधक था। उसने खर्च में कटौती और ऋण के माध्यम से सुधार, उसने एक नया फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था। खर्च में कटौती, जो खर्च हो रहा है, हमने पहले भी देखा, तुर्गो ने भी यही कहा था, खर्च नहीं करना, कम करना। तो खर्च में कटौती, जो खर्च है, जो फिजूल खर्च किया जा रहा है राजमहलों पर, राज परिवार पर, पादरी लोग होंगे, उमरा वर्ग होंगे, तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा इसमें कटौती की जाए। उसके बाद में ऋण के महीने ऋण लिया जाए, मगर किसके लिए? सुधार के लिए। उद्योग धंधे निर्माण किए जाए, व्यापार में सुधार किया जाए, अर्थव्यवस्था को चालना दी जाए, इसके लिए ऋण लिया जाए, ताकि क्या होगा? अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो मगर इससे क्या होगी? इस कालखंड में इसकी जो बातें थी कुछ सालों तक इसकी बातें उन्होंने मान ली, मगर आगे जाकर इसमें भी परिवर्तन आया। इसी कालखंड में हमने देखा कि अमेरिकन जो स्वतंत्र युद्ध है, जो ब्रिटिश वसाहत थी अमेरिका में 13 वसाहत, उन्होंने अपने मातृभूमि के विरुद्ध ही आंदोलन खड़ा कर दिया था, युद्ध खड़ा कर दिया था स्वतंत्र होने के लिए। तो इस युद्ध में फ्रांस की सेना ने भाग लिया, फ्रांस के राजा ने इसमें भाग लिया 1778 में। तो इसमें भाग लेने के कारण इस कालखंड में आर्थिक परिस्थिति और खराब हो गई। तो उसके बाद में अब एक ही मार्ग बचा था कि जनता से सहायता लेना। उसके बाद में नेकर ने जनता से अपील की कि वो राज्य व्यवस्था को सहाय करे, आर्थिक सहाय करे। मगर उसने क्या किया? क्योंकि अगर जनता की सहायता लेनी है तो जनता को खर्चा क्या हुआ है, उत्पादन क्या है, उसके बारे में जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उसने क्या किया नेकर ने कि जो वार्षिक आय है और इन्हें उत्पादन है वार्षिक और खर्चा है, उसके बारे में जानकारी दी है कि किस पर कितना खर्चा किया जाता है, राजा पर कितना खर्चा किया गया था, राज व्यवस्था पर कितना खर्चा किया गया था, उमराव पादरियों, इनके पेंशन, उनके पगार जो है उन पर कितना खर्चा किया जाता है, उसका पूरा विवरण उसने दिया था और वो विवरण जनता के सामने रखा। तो जनता को ये पता चल गया कि खर्चा, फिजूल खर्चा ज्यादा हो रहा है, राजा अपने आप पर ज्यादा खर्चा कर रहा है, पादरियों को पेंशन पर कितना खर्चा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये जो बातें थी वो बातें जनता को पता चली। और ये जो बात थी नेकर की, जो उसने जो वितरण किया था आय और खर्चे का, वो कुलीन वर्ग के लोगों को, कुलीन तंत्र के वर्ग के लोगों को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद में इसका भी विरोध हुआ और उसे भी बर्खास्त किया गया 1781 में। उसके बाद में चार्ल्स कैलोन को वहां का अर्थतज्ञ या वित्तीय प्रबंधक बनाया गया, जो 1781 से लेकर 1786 तक था। तो वो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से बाकी लोग चल रहे हैं, राजा चल रहा है, राज परिवार चल रहा है, कुलीन वर्ग के लोग चल रहे हैं, उसी तरह से हम चले कि उसका विरोध करें। वो करते ऋण लो तो ऋण लो, वो करते खर्चा करो तो खर्चा करो। तो उसे उसकी मूर्खतापूर्ण नीति, उसे इस नीति को कहा जाता है, कैलोन की नीति को। उसने एक फॉर्मूला रखा था, ज्यादा खर्चा ऋण में बढ़ोतरी। इन्हें वो कहता था कि शान शौकत होनी ही चाहिए, राज परिवार पर खर्चा होना ही चाहिए, उसके लिए चाहे कर्जा भी लेना पड़े। इन्हें ज्यादा खर्चा और ऋण में बढ़ोतरी। तो इस कालखंड में ज्यादा से ज्यादा ऋण लिया गया, खर्चा भी बढ़ाया गया। देखते देखते ही फ्रेंच की परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनका खजाना, राजा का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया, खत्म हो गया। तो अब कैलोन के सामने भी कोई चारा नहीं था, राजा के सामने भी कोई चारा नहीं था। तो उसने एक प्रस्ताव रखा, ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण था। उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, धर्मगुरु है, पादरी है, उसके बाद में उमरा वर्ग है, उन पर भी कर लगाया जाए। तो अब तो कैलोन ने सबसे बड़ी बात कह दी थी कि इन्हें खर्चे में कटौती के लिए वो लोग नहीं कह रहे थे, तो उसने तो ये बात कही कि इन पर ही क्या होना चाहिए, इन पर भी कर लगाना चाहिए। मगर अब जिन लोगों ने खर्च में कटौती मान्य नहीं की, तो वो लोग उन पर कर लगाना है, उनके विशेष अधिकार छोड़ देना कैसे मान्य करेंगे? तो उन्होंने ये भी मान्य नहीं किया, उन पर कर लगाने की बात उन्होंने मान्य नहीं की। तो कैलोन को भी विरोध हुआ, उसे भी बाद में बर्खास्त किया गया। उसके बाद में अब राजा के सामने कोई चारा नहीं था, कुछ साल ऐसे ही निकल गए। तो राजा ने क्या किया कि अब पूरा खजाना राजा का खाली हो रहा था, कोई भी अब मार्ग नहीं दिख रहा था। तो इसलिए उन्होंने, राजा ने कुलीन वर्ग की सभा ली, असेंबली ऑफ नोटेबल्स, यानी जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग की सभा उसने बुलाई 1787 में। तो उसमें 144 सदस्यों का सहभाग हुआ था।
जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे, कुलीन वर्ग था, वो उसमें आए थे। तो राजा ने उनके सामने एक बात रखी कि सभी जो कुलीन वर्ग है या विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है उन पर कर लगाया जाए, उन पर कर लगाया जाएगा। तो मगर ये जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग के सभी सदस्यों ने उसका विरोध किया और उसने कहा कि ये बात यहाँ पर तय नहीं हो सकती, ये बात स्टेट जनरल में तय होगी कि ये विशेष अधिकार प्राप्त लोगों पर कर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। अब आपको लगेगा कि ये बड़े ही अच्छे लोग होंगे। उन्होंने स्टेट जनरल जो एक संस्था थी, संवैधानिक संस्था थी, 175 सालों से उसकी सभा नहीं हुई थी, मगर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय कहाँ पर होगा, स्टेट जनरल में। और वो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था वो हम अगले मुद्दे में देखेंगे। तो अब राजा का ये भी मार्ग खत्म हो गया। तो इस तरह से जो आर्थिक जो सुधारणाएं थी इस कालखंड में पेश की गई थी, तुर्क होगा, नेकर होगा, इन लोगों ने, और राजा ने भी जो बात रखी थी आखिरी में कि नहीं सभी पर अब कर लगना चाहिए, तो ये किसी ने भी बात मान्य नहीं की। तो इसी कारण में क्या हुआ कि इसी कारण इस कालखंड में जो क्रांति है, क्रांति जल्दी घटित हुई, क्रांति वहां पर घटित हुई क्योंकि लोगों में जो सुधारणाएं थी, आर्थिक सुधारणाएं उन्होंने मान्य नहीं की। उसके बाद में और एक कारण है अमेरिकन स्वातंत्र युद्ध का परिणाम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्र युद्ध चला था 1776 से लेकर 81 तक। तो इस युद्ध में जो सेना थी, फ्रेंच की सेना, लाफायत जैसा सेनानी भी था, वो वहां पर उसमें उस युद्ध में सहभागी हुआ था। तो उस युद्ध में युद्ध क्यों हुआ था, स्वतंत्रता के युद्ध चला था। जो मातृभूमि थी, जिनकी सत्ता थी अमेरिका के 13 वसाहती पर, उनके विरुद्ध युद्ध चला था, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। एक तरह का एक स्वतंत्रता युद्ध था। तो इस यहाँ पर लोगों में स्वतंत्रता क्या है इसकी जानकारी उस सेना को हुई थी, फ्रेंच के लोगों को हुई थी। इसका भी परिणाम लोगों पर हुआ। हम देखते हैं कि जब मानवीय हक या मानवीय अधिकार का घोषणा पत्र हुआ है, उसका आधार भी जो अमेरिकन स्वतंत्रता का प्रपत्र था वो था। यानी अमेरिकन राज्य क्रांति जो थी, अमेरिकन राज्य क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्र युद्ध, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंच में क्रांति होने के लिए। उसके बाद में इंग्लैंड का प्रभाव हम देखते हैं कि इंग्लैंड में धीरे धीरे से जो राज सत्ता थी, राज्य सत्ता के अधिकार कम किए जा रहे थे। जैसे हमने पहले ही देखा 1215 में एक जो मैग्ना कार्टा है, वो मैग्ना कार्टा एक कानून बनाया गया था। उस कानून में राजा के अधिकार कम किए गए थे। धीरे धीरे इसी तरह से राजा के अधिकार कम हुए, स्वतंत्रता जो है वो जनता को मिलने लगी थी, समानता भी जो है वो धीरे धीरे लोगों को मिलने लगी थी। और इसका प्रभाव क्योंकि कई लोग यहाँ पर जाते थे इंग्लैंड में, वहां पर शिक्षा लेते थे, तो इसका भी प्रभाव फ्रेंच की जनता पर पड़ा। जैसे हम देखते हैं कि वाल्टेर ने भी इंग्लैंड की जो व्यवस्था है, इंग्लैंड की व्यवस्था की एक तरह से इंग्लैंड की व्यवस्था जो है, इंग्लैंड की व्यवस्था की उसे प्रशंसा की थी, किस तरह की अच्छी है, वाल्टेर ने भी प्रशंसा की थी। तो इंग्लैंड का प्रभाव भी रहा था। इस तरह से जो अलग अलग कारण थे फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए, जिसमें राजकीय कारण होगा, सामाजिक कारण है, आर्थिक बौद्धिक कारण है, और इंग्लैंड का प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव, ये सब कारण उत्तरदायी थे फ्रेंच राज्य क्रांति के लिए। इससे ही फ्रेंच राज्य क्रांति इस कारणों से ही घटित हुई। तो इसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंच राज्य क्रांति का जो घटनाक्रम है, किस तरह से फ्रेंच राज्य क्रांति घटित हुई, कालक्रम क्या है, घटनाक्रम क्या है, उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।